नमस्कार, आप देख रहे हैं देश धर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे बच्चे। लिफ्ट की मैनुअली खोलकर बच्चों को निकाला गया बाहर। तो शिवालिक होम सोसाइटी के टावर डी का ये पूरा मामला है, जहां एक बार फिर से लिफ्ट की समस्या देखने को मिली है, जहां पर बच्चे लगातार फंसे रहे इस लिफ्ट में, जहां मैनुअली खोलकर बच्चों को बाहर निकाला गया। शिवालिक का होम सोसाइटी के टावर डी का ये पूरा मामला है। तो 25 मिनट तक लिफ्ट में ही ये बच्चे फंसे रहे, और किस तरीके से लिफ्ट की जो समस्याएं हैं वो आए दिन तमाम सोसाइटीज में सामने आ रही है। लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने मेंटेनेंस लेने के बावजूद जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त क्यों नहीं की जाती हैं। तमाम शिकायतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इससे लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग सोसाइटीज से। ये समस्या, जहां पर ये शिवालिक होम सोसाइटी है, जहां टावर डी का ये पूरा मामला है कि किस तरीके से बच्चे 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। देखिए, कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन इन सब के बावजूद बिल्डर्स की किस तरह से मनमानी देखने को मिल रही है, और लगातार वहां पर रह रहे लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। ना बिल्डर्स सुनते हैं, ना ही अथॉरिटी सुन रही है कि किस तरीके से बड़े बड़े चार्जेस लिए जाते हैं, मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, लेकिन इस मेंटेनेंस के नाम पर किस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, एक बार फिर से शिवालिक होम सोसाइटी के टावर में ये लिफ्ट का मामला सामने आया, और देखिए ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। महीने में कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही है। मामला नहीं है, अब से पहले भी कितने मामले सामने आए। हालांकि लगातार मामले सामने आने के बाद बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज हुई, शिकायत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल्डर है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि लगातार मनमानी चल रही है। जैसे ही शिवालिक होम सोसाइटी का ये मामला आया है, जहां डी ब्लॉक के टावर के अंदर जो मासूम बच्चे होते हैं स्कूल से आते हुए, जी। जब वो लिफ्ट में अपने घर के लिए सवार होते हैं तो उस लिफ्ट में फंस जाते हैं। हालांकि 20 से 25-30 मिनट वो फंसे रहते हैं। जब उनके पेरेंट्स को पता लगता है तो वहाँ जो पेरेंट्स पहुंचते हैं, भारी संख्या में विरोध करते हैं, और जी। जब उन्हें बड़ी मुश्किल में उस लिफ्ट से तोड़ मैन्युअली तरीके से उसे सुरक्षित उन्हें निकाला जाता है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मामला है, और सोसाइटी के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं लगातार बिल्डर की मनमानी सामने आ रही है अपनी। और जिस तरीके से लिफ्टों में हर बार बच्चे फंसते हैं, बड़े फंसते हैं, और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि कब यूपी लिफ्ट एक्ट पारित किया जाएगा। तो कहीं ना जी। कहीं जिस तरीके से देखा जाए, मासूम बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं यूनिफॉर्म में, वो लिफ्ट के अंदर फंसते हैं और 25 से 30 मिनट फंसे रहते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं सोसाइटी पर सवाल उठ रहे हैं, बिल्डर पर सवाल उठ रहे हैं, और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल निशांत, देखिए सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बेहद जरूरी होता है कि क्या बच्चों की स्थिति अभी ठीक है, क्योंकि 25 मिनट तक किसी लिफ्ट में फंसे होना, वो भी बच्चे फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर भय बैठ जाता है। इसके साथ ही तबियत में भी कुछ ऊपर नीचे दिखाई देता है। क्या बच्चे अभी सुरक्षित हैं? देखिए, बच्चों को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया है। हालांकि बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 25 से 30 मिनट बच्चे लिफ्ट में फंसना और उन्हें बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकालना, और कहीं ना कहीं सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहला ये मामला नहीं, अब से पहले कितने ऐसे मामले आए हैं। हालांकि आज बच्चे जब स्कूल से लौटते हैं तो यूनिफॉर्म में होते हैं, और यूनिफॉर्म के दौरान में बच्चे उस लिफ्ट में फंसते हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स को सूचना मिलती है, तब उन्हें बड़ी मुश्किल में निकाला जाता है। हालांकि बच्चों के साथ में बड़ा कोई नहीं होता, उस समय बच्चे ही होते हैं लिफ्ट के अंदर। बिल्कुल निशांत, और देखिए ये कोई बड़ी घटना भी सामने हो सकती थी, कोई दुर्घटना सामने आ सकती थी, कोई अनहोनी हो सकती थी, लेकिन तमाम तस्वीरें हर बार होती है और हर बार हम ऐसे ही सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब और इन समस्याओं से निजात आखिर कब मिलेगा? कहीं ना कहीं सवाल तो लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है सोसाइटी की, और जो बिल्डर जिनके हाथों में दे रहा है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कैसे लिफ्टों की जो रिपेयरिंग है वो कोई क्यों नहीं समय से हो पा रही है, या फिर ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग भी अब कह रहे हैं कि जो लिफ्ट को लेकर
एक एक्ट कब पारित होगा, लिफ्ट का एक्ट कब पारित होगा। तो कहीं ना कहीं अब मांग की जा रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और देखिए किस तरह से ग्रेटर नोएडा से एक बार फिर से लिफ्ट में फंसने का मामला सामने आया है और लगातार सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अब खबर आगरा से है। आगरा से बड़ी खबर आपको दे दें, नगर निगम चुनाव मैदान में हिस्ट्री शीटर प्रत्याशी बीजेपी ने हिस्ट्री शीटर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वार्ड नंबर 40 से रवि दिवाकर को मिला है टिकट। शाहगंज थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है रवि दिवाकर। बीजेपी ने दिया रवि दिवाकर को पार्षद का टिकट। तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अपराध और अपराधियों को खत्म करने का दावा करती है बीजेपी। और इस बीच बीजेपी ने क्यों दी हिस्ट्री शीटर को पार्षद की टिकट, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो शाहगंज थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर रवि दिवाकर, जिसको बीजेपी ने अपना पार्षद का प्रत्याशी बनाया है, टिकट दी है रवि दिवाकर को। तो बीजेपी के खिलाफ अब विपक्षी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जो बीजेपी लगातार अपराध और अपराधियों को खत्म करने की बात करती है, वही बीजेपी अब किस तरह से हिस्ट्री शीटर को अपना उम्मीदवार बना रही है, ये सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किस तरह से बीजेपी ने एक हिस्ट्री शीटर को प्रत्याशी बनाया है। नगर निगम चुनाव मैदान में हिस्ट्री शीटर प्रत्याशी के तौर पर उतरा है। तो बीजेपी ने हिस्ट्री शीटर को अपना प्रत्याशी बनाया है, पार्षद की सीट पर उम्मीदवार बनाया है। वार्ड नंबर 40 से रवि दिवाकर ये हिस्ट्री शीटर है जिसको टिकट मिला है। आखिर किस बेसिस पे लगातार जो बीजेपी अपराध खत्म करने और अपराधियों को खत्म करने की बात करती है, उसी बीजेपी ने रवि दिवाकर को पार्षद का टिकट आखिर कैसे दे दिया, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। और हमारे संवाददाता आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस बीजेपी का जिक्र किया जाता है कि अपराध और अपराधियों को खत्म करते हैं, वहीं पर ये एक ऐसी तस्वीर जहां हिस्ट्री शीटर को पार्षद का टिकट दे दिया जाता है। लगातार प्रयास कर रही तो आगरा में वार्ड 40 से रवि दिवाकर नाम के कुख्यात अपराधी को बीजेपी पार्टी ने अपना पार्षद की टिकट दी है। तो लगातार सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि थाने में इससे है उसी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया है। तो निश्चित तौर से ये सवाल है कि लगातार विपक्ष की पार्टी ने उसका सामना बोला है और इसके जो पार्षद की 10 दिन की मांग की है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं सरकार जो अपराध को बंद करने का लगातार प्रयास कर रही है के नाम पर और लगातार सरकार की आपको बताता है 2012 ठीक है कृष्णा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो उससे पहले ठीक करिए और उसके बाद हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको आगरा से दे रहे हैं, जहां बीजेपी ने एक हिस्ट्री शीटर रवि दिवाकर को पार्षद की सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए, ये उम्मीदवार बनाने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां बीजेपी अपराधियों को खत्म करने की बात करती है, वहीं पर अगर इस तरह की दूसरी तस्वीर सामने आती है, सवाल खड़े होना लाजमी है। आखिर किस आधार पर हिस्ट्री शीटर को बीजेपी ने टिकट दिया है? और विपक्ष देखिए इस पूरे मुद्दे को किस तरह से उठा रहा है कि बीजेपी लगातार अपनी वाहवाही करती है और बताती है कि उत्तर प्रदेश में खत्म हो रहा है अपराध, अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और देखिए इन्हीं अपराधियों को अब किस तरीके से उम्मीदवार के तौर पर, एक नेता के तौर पर उतारा जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी महानगर अध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोप, प्रत्याशी का नामांकन नहीं होने पर मामला है। महानगर अध्यक्ष भानु महाजन प्रत्याशी का बी फॉर्म लेकर हुए रफू चक्कर, तो प्रत्याशी रवि नागर ने दूसरे प्रत्याशी को बी फॉर्म बेचने का आरोप लगाया है। तो रवि नागर ने टिकट न मिलने पर आत्महत्या करने का किया ऐलान। वार्ड 32 से रवि नागर पर लगाई गई थी मुहर। तो रवि नागर ने टिकट ना मिलने पर आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी महानगर अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। कृष्णा हमारे साथ लगातार आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, एक और मामला आगरा से सामने आया जहां बीजेपी महानगर अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं कि प्रत्याशी का नामांकन ना हो, इसके लिए वो बी फॉर्म लेकर रफूचक्कर हो गए और दूसरे को बी फॉर्म देने के आरोप लगे हैं। बिल्कुल ऋतु जी, जिस प्रकार वार्ड 32 के जो पार्षद प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि महानगर अध्यक्ष जो बी फॉर्म लेकर वहां पर देख रहे थे, उसी दरमियान बी फॉर्म को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। काफी देर तक वार्ड 32 के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, काफी देर तक उसे फोन करते रहे, लेकिन बीजेपी के महानगर अध्यक्ष जो है भानु महाजन है, उनका फोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद उसे पता चला कि फॉर्म बी उसे वार्ड 32 से किसी दूसरे प्रत्याशी को दे दिया, तो वो काफी देर तक नाराज हुआ, फूट फूट कर आंखों से आंसू डाल के रोता हो रहा। और उस प्रत्याशी ने ये ऐलान कर दिया, मुझे यदि बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी नहीं बनाया तो मैं आत्महत्या करने के लिए विवश रहूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी कि जिस प्रकार मुझे टिकट दिया, उसके बाद कुछ अपेक्षाओं के चलते उस पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। तो निश्चित तौर से भाजपा के जो वार्ड 32 के प्रत्याशी रवि नागर ने भाजपा के महानगर अध्यक्ष पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां वार्ड 40 की अभी तस्वीर दिखाई थी, रवि दिवाकर के नाम के जो 80 सीटर को पार्षद को टिकट दे दी, वहीं वार्ड 32 के बी फॉर्म लेकर जो आया उसे रवि नागर को उस बी फॉर्म उठाकर दूसरे वार्ड के प्रत्याशी को दे दिया। तो निश्चित तौर से कई सवाल खड़े किए हैं निकाय चुनाव में। जो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की जो छवि है, इससे सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। सरकार को इस प्रकार की तस्वीर देखनी चाहिए और ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए कि कहीं कुख्यात 80 सीटर को टिकट देते हैं तो कहीं बी फॉर्म जो लेकर पहुंचता है, उसकी टिकट लेकर बी फॉर्म किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, जिससे सरकार की छवि लगातार धूमिल हो रही है। और ऐसे प्रत्याशी जो महानगर अध्यक्ष है या अन्य जिन पर आरोप लगाए, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की करेंगे जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की सुनवाई टल गई है। 9 मई को होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील का बयान सामने आया है, ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है, लिहाजा सुनवाई आज टाल दी जाए। तो लगातार सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, लगातार मुश्किलों का दौर और ज्यादा बढ़ रहा है। अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी चिट्ठी के तौर पर दायर की गई है। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के नाम लेटर पिटीशन भेजा है। ठाकुर ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक इसमें लीपापोती की है या बहुत ही हल्के ढंग से लिया है, उससे इस हत्याकांड के उच्च स्तरीय राज्य पोषित षड्यंत्र होने की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस कांड का उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच या विवेचना संभव नहीं है और निश्चित रूप से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के स्पष्ट पर्यवेक्षण में सीबीआई द्वारा जांच किया जाना आवश्यक है। मैंने कहा है कि प्रकरण की तात्कालिकता के दृष्टिगत इस मामले में यथाशीघ्र जांच सीबीआई को दी जाए। इस प्रकार से। और पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट में अतीक और अशरफ का मामला पहुंचा हुआ है और देखिए ये पूरा मामला पूर्व आईपीएस लेकर पहुंचे हैं। अमिताभ ठाकुर ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से सीबीआई जांच कराई जाए।
रूप से देखिए, जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद और अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या हुई, उसके बाद लगातार मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है। इससे पहले भी एक याचिका विशाल तिवारी जो कि वकील है उनकी ओर से डाली गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस पूर्व IPS है विकास ठाकुर, उनकी ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और निश्चित रूप से कई सवाल कहीं ना कहीं इस याचिका में खड़े किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है कि इस याचिका में कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी एक में से कोई जज है, जस्टिस है, उनकी निगरानी में CBI जांच की मांग भी की गई है। और इस पत्र में ये भी कहा है कि भले ही अतीक अहमद और अशरफ अपराधी हो, लेकिन जिस प्रकार से इनकी हत्या हुई है, जो घटना की पृष्ठभूमि है, उससे कहीं ना कहीं हत्या के राज्य द्वारा प्रेषित होने की पर्याप्त संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा तमाम तरीके की बात इसमें कही गई है। इस याचिका में ये भी कहा गया है कि पुलिस का कोई ठोस कार्रवाई न करना, उनका रवैया जिस तरीके से इस मामले को ढीला करने का प्रयास किया गया, तो निश्चित रूप से जो याचिका है वो डाली गई है। IPS पूर्व IPS है जो अमिताभ ठाकुर, उनकी ओर से, और ये भी कहा गया है कि निष्पक्ष जांच केवल कहीं ना कहीं कोर्ट की निगरानी में ही CBI द्वारा की जा सकती है। तो निश्चित रूप से जो याचिकाएं हैं वो लगाई गई है। इसके पहले अगर हम बात करें तो विशाल तिवारी की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, सीधे तौर पर ये कहा गया है कि 2017 के बाद से करीब 182 एनकाउंटर्स हुए हैं और कहीं ना कहीं उनमें से कई जो है इसमें ये कहा जाता है कि वो फर्जी है। तो निश्चित रूप से एक लगातार यही कहा जा रहा था अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड के बाद से कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2 याचिकाएं डाली गई है, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करता है, और अगर एक्सेप्ट करता है तो कब इस पूरे मामले में सुनवाई करता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वही वाराणसी का मामला, ज्ञानवापी मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्ञानवापी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वजूखाने की सीलबंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। रमजान के दौरान सीलबंद क्षेत्र को खोलने की मांग की गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है या नहीं करता है। सुनने योग्य ये याचिका सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है या नहीं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,111 मामले सामने आए हैं, तो वहीं बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 10,093 नए मामले सामने आए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो कोरोना के मामलों में आज हल्की कमी आई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत भी हुई है। तो पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, कोरोना के मामले देखिए लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जो आज का आंकड़ा सामने आया है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी धीमी गति आई है। लेकिन अभी भी ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से इस आंकड़े को और कम करना है और बचाव जो राहत हो सकती है वो करने का प्रयास करना चाहिए। पीयूष, पीयूष क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो पीयूष से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने वाले हैं। एक दिन पहले के जो आंकड़े थे करीब 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे, लेकिन इस बार 9,111 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, लेकिन किस तरीके से ये मामले और कम हो इसके लिए लगातार सावधानियां बरती जा रही हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री BL वर्मा से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा कि अतीक अहमद के बारे में पूरा देश जानता है कि वो कितना बड़ा माफिया था। कोई घटना हुई है तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, आयोग बनाना है, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस दौरान BL वर्मा ने राम गोपाल यादव पर भी पलटवार किया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेजपाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों का एनकाउंटर भी इस दौरान हुआ, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से न्यायिक हिरासत के दौरान अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई, इसको लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी हैं। सर, सवाल लगातार विपक्षी दल उठा रहे हैं कि किस तरीके से, क्या उतनी सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई सरकार और न्यायिक हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हो जाती है। देखिए, अतीक अहमद के बारे में सबको पता है, उसके आपराधिक इतिहास के बारे में सबको पता है।
और जिन विपक्षी दलों की आप बात कर रहे हैं, तो जब उमेश पाल हत्याकांड में जो ऐसे शूटर या जो उसमें दोषी थे उनके साथ भी घटना होती है, तब भी उनके तकलीफ होती है। प्रदेश की जनता, देश की जनता तो खुश होती है कि ऐसे लोगों का अंत होना चाहिए, लेकिन उनको तो उस समय भी ये लग रहा था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जो लोग अपराधियों को सह और संरक्षण देते रहे हैं और अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़ाते रहे हैं, तो अपराधियों से जिनकी सहानुभूति है वो इस प्रकार की बातें करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, कानून पर विश्वास करती है। योगी जी ने उसके लिए जांच आयोग की कमेटी में काम किया, जांच आयोग 3 सदस्यीय बनाने का काम किया है और 2 महीने में उसकी रिपोर्ट आने के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि जब सामने जांच का परिणाम आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जो लोग डहरे उस समय दिखाई पड़ते हैं, मुझे लगता है शायद उनको पहले से डर है कि जाँच की रिपोर्ट में कहीं आँच हम पर ना आ जाए। सर, रामगोपाल यादव है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि आश्चर्य नहीं होगा कि अतीक के 30 बेटे भी मारे जाएं। नहीं तो रामगोपाल यादव को तो जो इनका बेटा जो है अभी इनकाउंटर हुआ है उसमें भी दर्द हो रहा होगा, क्यों मारा गया। तो जिनसे लगाव रहा है अपराधियों से, उनके लिए तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन उनके बोलने से देश और प्रदेश नहीं चलता है। देश कानून से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है और हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और हम करेंगे। सर, सरकार ने आयोग भी बना दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई है? मैंने बताया ना, अगर कहीं कोई किसी प्रकार की चीज़ें जांच में आएगी ना, और घटनाएं तो इससे बड़ी सुरक्षा में भी हुई है, और मैं कहूँगा कि उमेश पाल की भी तो सुरक्षा थी। उस सुरक्षाकर्मियों को कैसे मारा गया, तो उसका कोई दर्द नहीं है। इनमें से एक भी किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने या इन्होंने उसके लिए कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों मारा गया, ये पुलिस वाले थे, ये क्यों मारे गए। तब मैं कहूँगा कि जिनके मन में जिनके प्रति सहानुभूति होती है तो रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कानून पर भरोसा करती है और कानून व्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मंदिर में तय सीमा के तहत ही श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी, जिससे भीड़ को काबू करने में मदद मिलेगी। दरअसल शनिवार रविवार के अलावा त्योहार वाले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। भारी भीड़ होने से बांके बिहारी मंदिर और आसपास के कुंज गलियों वाले इलाके में हालात बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मथुरा जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन मिलकर दर्शन करा की नई योजना तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के सेवायत चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को उनका आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मंदिर में एक निश्चित संख्या में उनके यजमानों और श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मंदिर में भीड़ का दबाव कम हो और श्रद्धालु भी अपने इष्ट के दर्शन आराम से कर सकें। हमारा कितना बड़ा है, उसमें जितने भक्त लोग एक समय में दर्शन कर सकते हैं। 4 घंटे सुबह से दर्शन होते हैं, 4 घंटे शाम। ऑनलाइन का समस्या दूर हो सकती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि भक्त लोग सीमित संख्या में हैं। जो मंदिर का हाल है, दिन प्रतिदिन भीड़ का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। पहले होता था सैटरडे संडे भीड़ होती थी, अब तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे घंटे 5 डे भीड़ हो रही है। तो उसके हिसाब से उसको देखते हुए तो ऑनलाइन अगर व्यवस्था हो जाए तो ये सबसे बढ़िया है। और उसमें 10,000, 15,000, 20,000 जो भी हो, रोज दर्शन करें और ऑनलाइन व्यवस्था हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात, हमें पता रहेगी कि निश्चित संख्या में दर्शनार्थी वृंदावन आएंगे और दर्शन करेंगे। उस हिसाब से शासन प्रशासन, मंदिर प्रशासन जितनी व्यवस्था कर सकता है उतने लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देगा। उससे ना तो कोई अप्रिय घटना घटेगी और जितने भी दर्शनार्थी आने वाले, श्रद्धालु आने वाले वृंदावन, सबको एक बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर के दर्शन हो सकेंगे। देश में जितने भी धर्मस्थल हैं, जो प्रमुख धर्मस्थल हैं, प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, उनमें एकदम से ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहारी जी में भी आए दिन प्रयोगशाला जो बना दिए प्रशासन ने, कि कभी कोई निर्णय, कभी कोई निर्णय। 2 दिन पहले एक रेलिंग लगाने का निर्णय भी कर दिया है। तो ये इसलिए किया है कि भीड़ बहुत संख्या में आ रही है। तो अगर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम अगर हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा कि प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाएं सराहनीय है,
बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, जो लाइन से लोगों को आने की व्यवस्था की जा रही है। ऑनलाइन की अगर व्यवस्था हो जाती है तो आदमी कम से कम ऑनलाइन फैसिलिटी अवेल करके टाइम टू टाइम जब उसका टाइम होगा एग्जैक्ट टाइम पे आके बिहारी दर्शन तो कर पाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जो बाहर से लोग दूर दूर से लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, इतनी परेशानी होती है, बच्चे को रोना गाना, पर्स चोरी हो जाना, इन सब चीज़ों से तो आदमी बचा रहेगा। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। इतनी तादाद में भीड़ हो रही है कि बहुत परेशानी हो रहा है दर्शन करने में। और अधिक जानकारी के साथ पुष्पेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, देखिए, आप बांके बिहारी के दर्शन करने होंगे तो नई पद्धति का पालन करना होगा और किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये एक नया तरीका निकाला गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। जी, मैं आपको बता दें जी, ठाकुरगारी मंदिर में हर दिन बड़े व्यक्तियों के बीच हालात बिगड़ रहे थे। इस व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रबंधन, जिला प्रशासन एक नई तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन को लेकर माता वृंदावन ऑनलाइन दर्शन को लेकर व्यवस्था चल रही है। ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।